मेरे एक दोस्त ने एक बार 6,000 रुपये में एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी। हीरो नाम था गाड़ी का, उस समय बहुत चल रही थी। तो उसने उसमें करीब 3,000 रुपये का काम करवाया और फिर कुछ दिनों बाद उस गाड़ी को 7,000 रुपये में बेच दिया। उसके बाद वो अपने आप को एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन पेश करने लग गया और बताने लग गया कि भाई मतलब अपन को तो गॉड गिफ्ट मिला है, अपन जानते हैं कैसे बिजनेस किया जाता है और चुटकियों में अपन पैसा कमा लेते हैं। देखा, अभी 3 महीने पहले अपन ने 6,000 में गाड़ी खरीदी और 7,000 में बेच दी, पूरे 1,000 का नेट प्रॉफिट। दुनिया भर की सरकारें भी इतनी ही भोली हैं, ऐसे ही नेट प्रॉफिट कमाती हैं। अब देखिए ना, हॉर्मुज के चक्कर में पेट्रोल का टंटा हुआ तो सरकार ने एथेनॉल की ब्लेंडिंग को बढ़ाने का फैसला कर लिया और 20% के साथ साथ अब हम 100% एथेनॉल आधारित जो है गाड़ियां, उनको बनाने की बात कर रहे हैं। अब कुछ कंपनियां तो ऐसी भी है जिन्होंने गाड़ियां बनाने की बात भी कर दी कि मतलब गाड़ी बन गई है, शुरू हो गई है गाड़ी बनना, और ये पेट्रोल से भी सस्ता पड़ेगा ये एथेनॉल। मतलब E20 मिलेगा 82 रुपए का और E100 मिलेगा करीब 75 रुपए का। बोले तो दिल्ली वालों को ही करीब करीब 18 से 27 रुपए का नेट प्रॉफिट हो जाएगा। सरकार की फॉरेक्स की कमाई अलग से, इसे कहते हैं नेट प्रॉफिट। बाकी 3,000 रुपए जो मेरा दोस्त लगाकर भूल गया था ना, ऐसे ही एक बहुत बड़ा खर्चा है, वो आप भी भूल जाइए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश में निकट भविष्य में 100% एथेनॉल आधारित ईंधन के उपयोग की दिशा में मजबूत पहल करने का आह्वान किया। E100 एक उच्च एथेनॉल मिश्रित ईंधन है जिसमें मुख्य रूप से या लगभग पूरी तरह से एथेनॉल होता है। सामान्यतः इसमें 95 से 100% तक जो है एथेनॉल मिलाया होता है। मतलब भारत में इंडियन ऑयल कंपनी ने जो एथेनॉल 100 ईंधन बनाना शुरू किया है, उसमें करीब 93 से 93.5% एथेनॉल, बाकी 5% पेट्रोल और करीब 1.5% जो है वो को सॉल्वेंट शामिल किया जाता है ताकि इसका उपयोग सुरक्षित रूप से किया जा सके। वर्तमान में भारत अपनी आवश्यकता का करीब 87% ईंधन आयात करता है। एथेनॉल के व्यापक उपयोग से इस निर्भरता में कमी आएगी और देश को आर्थिक लाभ होगा। वर्तमान में पेट्रोलियम आयात पर हर साल करीब 22 लाख करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इसके चलते 1 अप्रैल 2026 को E20 यानी 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की प्रोसेस के बाद अब सरकार E100 और E85 ईंधन के लिए फ्लेक्स फ्यूल वाहनों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। E85 ईंधन के लिए मसौदा अधिसूचना भी अंतिम चरण में बताई जा रही है, जिससे साफ हो जाता है कि सरकार इसे किस हद तक प्राथमिकता दे रही है। भारत में E100 ईंधन का शुभारंभ साल 2024 में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया था। इसके बाद इंडियन ऑयल ने महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और तमिलनाडु सहित करीब 5 राज्यों के 183 पेट्रोल पंपों पर इसकी आपूर्ति शुरू की। इसके पहले 2003 में EBP यानी एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कार्यक्रम की शुरुआत तेल संगठनों ने कर दी थी। वर्तमान में करीब 21 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में काम कर रहा है, जिसका लक्ष्य शुरुआत में 5% तक की मिलावट का रखा गया था, जिसे बढ़ाते हुए 10% तक ले जाने का लक्ष्य तय किया गया। फिर 1 दिसंबर 2015 से 30 नवंबर 2016 तक तेल संगठनों को जो एथेनॉल मिला, उसमें पेट्रोल में करीब 3.5% मिलावट की जा सकती थी। सरकार ने पहले 2030 तक पेट्रोल में एथेनॉल की मिलावट को 20% तक ले जाने का जो है लक्ष्य बनाया था, लेकिन 2025 आते आते ये लक्ष्य हासिल कर लिया गया या करने का दावा किया गया। और अब ईरान अमेरिका युद्ध से जो देश में ईंधन का संकट खड़ा हुआ, तो केंद्रीय मंत्री गडकरी ने 100% एथेनॉल वाले ईंधन को मंजूरी दे दी। मारुति सुजुकी ने, वैगनार और हीरो ने अपनी कुछ लोकप्रिय मोटरसाइकिलों के फ्लेक्स फ्यूल वेरिएंट जो हैं वो भी लॉन्च कर दिए या उन्हें पेश कर दिया है। और कुछ ही हफ्तों में टोयोटा, सुजुकी और हुंडई जैसी कई अन्य कंपनियां जो हैं वो अपने एथेनॉल संचालित वाहन बाजार में उतार सकती हैं।
वो या ये पहले से ही तय था? चलिए पहले ये समझ लेते हैं कि एथेनॉल होता क्या है और ये कैसे बनता है। तो एथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है जिसे पौधों से या फलों से मिलने वाले शुगर, स्टार्च या सेल्यूलोज युक्त जो पदार्थ होता है उसको फर्मेंट करके, यानी सरल शब्दों में कहें तो सड़ाकर बनाया जाता है। भारत में ईंधन ग्रेड एथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने, शीरे यानी मोलाइसिस, मक्का और अन्य कृषि उत्पादों से बनाया जाता है। चीनी मिल में चीनी बन जाने के बाद निकलने वाले बाय प्रोडक्ट जिसे मोलाइसिस भी कहते हैं, ये उससे बनता है। इसे यूँ समझिए कि पहले गन्ने का रस निकाला, फिर उसमें यीस्ट यानी खमीर मिलाया। यीस्ट ने फर्मेंटेशन की प्रक्रिया करके शुगर को एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल दिया। अगर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहें तो जो शुगर यानी C6H12O6 है वो C2H5OH मतलब एथेनॉल या अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में बदल जाता है। बाद में इसे पेट्रोल के साथ मिलाकर उसे ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गन्ने के मोलाइसिस या मक्के से ही एथेनॉल बनाया जाता है। इसके अलावा एक और तरीका होता है बायोफ्यूल बनाने का, जिसे सेकंड जनरेशन एथेनॉल कहा जाता है। इसका जो प्रोसेस, इसका जो निर्माण है वो गांव और शहर से निकलने वाले कचरे, उद्योगों में उपयोग होने वाले कच्चे माल यानी फीड स्टॉक जैसे चारा, सड़े आलू, खराब अनाज जिसमें गेहूं, ज्वार, चावल और सबसे खास वो पराली जिसके जलाए जाने की खबर जो है वह हम हर साल सुनते हैं, ये सब इसमें शामिल होते हैं। परंपरागत तरीके के अलावा इस दूसरे तरीके से बायोफ्यूल यानी एथेनॉल के निर्माण के लिए तेल कंपनी ने देश भर में 12 सेकंड जनरेशन रिफाइनरी लगाई थी, जिसके लिए देश के 11 राज्यों के साथ मिलकर इसे चलाने और करीब 10,000 करोड़ के निवेश की योजना भी तैयार हुई। इसमें से एक रिफाइनरी पंजाब के बठिंडा में स्थापित भी की जा चुकी है। दरअसल सेकेंड जनरेशन एथेनॉल पूरी तरह से बायोमास यानी जैव ईंधन, जिसे पराली, गेहूं और चावल का भूसा आता है, उस पर डिपेंड करती है। ये प्रक्रिया फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल बनाने की जो प्रोसेस है उससे काफ़ी महंगी है, और जब तक ये प्रक्रिया सस्ती नहीं हो जाती तब तक फर्स्ट जनरेशन से ही एथेनॉल निर्माण पर जोर दिया जाएगा। दरअसल काफ़ी वक्त तक एथेनॉल एक बाय प्रोडक्ट की तरह देखा जाता रहा, लेकिन जैसे पेट्रोल के साथ हुआ था ना कि जब उसकी खोज हुई तो उसे एक बाय प्रोडक्ट की तरह देखा गया, बाद में वही मेन प्रोडक्ट बन गया। ठीक वैसे ही पहले चीनी मिल से निकलने वाला एथेनॉल चीनी बन जाने के बाद जो बचता था वो था, लेकिन धीरे धीरे इसकी मांग अलग क्षेत्रों में बढ़ने लगी। अब आलम यह है कि पहले से ही चीनी मिलें इसकी मांग को पूरा नहीं कर पा रही है। वर्तमान की बात करें तो देश में करीब 1900 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन किया जा रहा है, जिसमें से गैर ईंधन एथेनॉल की जरूरत करीब 400 करोड़ लीटर है, जिसमें से 70% हिस्सा शराब उत्पादन में उपयोग में ले लिया जाता है, और सरकार इस 70% हिस्से को छूना नहीं जाएगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि शराब सरकार के लिए कितना बड़ा आय का स्रोत है। इसके अलावा बाकी 30% केमिकल उत्पादन में लग जाता है। इसके बाद बचा हुआ 1500 करोड़ लीटर ऑयल मार्केटिंग कंपनी के हाथ लगता है। ऐसे में अगर E100 को पूरी तरह से लागू किया जाता है तो ये मांग बढ़कर 5000 से 5500 करोड़ लीटर तक पहुंचने का अनुमान है। यहाँ दिलचस्प बात यह भी है कि 2013-14 में भारत केवल 38 करोड़ लीटर एथेनॉल पेट्रोल में मिला रहा था, जबकि 2024-25 तक ये मात्रा 1000 करोड़ लीटर से भी अधिक हो चुकी है, यानी एक दशक में करीब 27 गुना वृद्धि। स्वाभाविक है कि अब एथेनॉल मेन प्रोडक्ट बनेगा तो चीनी मिलों पर इसके लिए अलग से डेडिकेटेड प्लांट बनाने का प्रेशर बढ़ेगा, गन्ने की खेती का रकबा बढ़ेगा। ये बात सही है कि इससे चीनी मिल और गन्ना किसान दोनों को ही लाभ होगा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जीत किस कीमत पर मिल रही है, लाभ किस कीमत पर मिल रहा है। हम उसके एवज में उस कीमती चीज को देंगे जिसको लेकर आज पूरी दुनिया में त्राहिमाम चल रहा है। वो चीज है पानी। हम सभी जानते हैं कि एथेनॉल के परंपरागत उत्पादन का मुख्य स्रोत जो है वो गन्ने से निकला मोलाइसिस है। यानी अगर एथेनॉल का उत्पादन बढ़ाना है
तो गन्ना उत्पादन बढ़ाना होगा। गन्ना उत्पादन का मतलब और ज्यादा वाटर टेबल यानी भूमिगत जल का दोहन, यानी देश पर जल और खाद्य संकट। गन्ना एक ऐसी फसल है जिसका वाटर फुटप्रिंट बेहद ज्यादा है, यानी 1 किलो चीनी बनने में करीब 5000 लीटर पानी की खपत होती है। शायद यही वजह है कि कई पर्यावरणविद और जल बचाओ आंदोलन से जुड़े लोग गन्ना उत्पादन पर रोक लगाने या उसे सीमित करने पर जोर देने की बात करते रहे। वहीं नीति आयोग ने भी धान और गन्ना उत्पादन पर लगाम लगाने की बात कही थी। कर्नाटक और महाराष्ट्र में लगातार जमीन के नीचे के पानी का स्तर गिरने के पीछे की जो खास वजह है वो गन्ना उत्पादन ही है। उत्तर प्रदेश में भी यही हाल है। बीते सालों में भारत भूमिगत जल दोहन करने के मामले में दुनिया में अव्वल रहा है। साथ ही वो ज्यादा एथेनॉल उत्पादन करने वाले देशों की सूची में भी अपना नाम दर्ज करा चुका है। भारत के पास सतह और सतह के नीचे जो पानी की उपलब्धता है वो ब्राजील से करीब 1/4 है और ब्राजील अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा एथेनॉल उत्पादन करने वाले देशों में से एक है। हम एथेनॉल उत्पादन में उससे बहुत नीचे हैं, लेकिन उसके लिए हम जो पानी खर्च कर रहे हैं वो ब्राजील की खपत के लगभग बराबर पहुंच चुका है। जबकि हम पेट्रोल में एथेनॉल की मिलावट के मामले में भी अभी ब्राजील से बहुत पीछे हैं। ब्राजील में ये मात्रा करीब 40 से 50% तक पहुंच चुकी है। दरअसल जहां हमारी पास ब्राजील के बराबर पानी उपलब्ध नहीं, वाटर फुटप्रिंट और दूसरे उपयोगों में जो पानी की खपत है वो कहीं ज्यादा है। इस पर अगर हम बायोफ्यूल के लिए एथेनॉल को बढ़ावा देते हैं तो ये हमारे देश के लिए एक बेहद गंभीर जल संकट खड़ा कर सकता है। यही नहीं, इसके अलावा वर्तमान में भारत के कुल कृषि क्षेत्र के 3% हिस्से में ही गन्ना उगाया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से बायोफ्यूल को तरजीह दी जा रही है उससे दूसरी फसलों को हटाकर गन्ना उत्पादन पर जोर दिया जाना लगेगा। बीते कई सालों में भारत में वैसे भी किसानों का ध्यान खाद्य उत्पादन से ज्यादा लाभ देने वाली फसलों की तरफ किया गया है। इसमें किसानों की कोई गलती नहीं है, बस उन्हें लगातार ये समझाया जा रहा है कि खाद्यान्न उत्पादन में लाभ नहीं रहा है। सरकार भी अनाज पर किसानों को सही दाम नहीं दिलवा पा रही है। ऐसे में किसानों का लाभ की फसल की तरफ आकर्षित होना स्वाभाविक है। हालांकि इसमें अभी भी जो पेच है वो ये है कि चीनी मिल वाले जो एथेनॉल से लाभ कमाएंगे उसका ईमानदारी के साथ किसानों की जेब में कितना डालेंगे, इसको लेकर अभी प्रश्न है। लेकिन इससे ये तो तय हो गया है कि इसका नुकसान भारत के जल स्तर पर बढ़ेगा। ये वो संकट है जो आने वाले समय में संभाले नहीं संभलेगा। अब ऐसे में सवाल आता है कि क्या बायोफ्यूल का विचार गलत है? ईयर्स ऑफ लिविंग डेंजरसली में जाने माने टीवी प्रस्तुतकर्ता डेविड लेटरमैन को दिए एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि अगर दुनिया वैकल्पिक ऊर्जा की तरफ विचार करती है तो वो इसका समर्थन करने वाले पहले व्यक्ति होंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि भारत लगातार वैकल्पिक ऊर्जा पर काम कर रहा है, यहाँ तक कि बिजली उत्पादन के लिए कोयले की निर्भरता को खत्म करते हुए सौर ऊर्जा पर भी तेजी से काम किया जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री ने खुद को प्रकृति के सबसे बड़े रक्षकों में से एक बताया था। यही नहीं, वो बियर गिल्स के साथ जिम कॉर्बेट में वक्त गुजारने के दौरान भी प्रधानमंत्री ने प्रकृति के साथ अपने लगाव को जाहिर किया था। इसके साथ ही इस देश में प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में चलाए जा रहे जल बचाओ अभियान को भी काफी तरजीह दी जा रही है। ऐसे में बायोफ्यूल को विकल्प के तौर पर देखते हुए एथेनॉल को बढ़ावा देना सरकार की नीतियों को लेकर एक उलझन पैदा करता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बायोफ्यूल का विचार गलत है, लेकिन फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल यानी गन्ने से बना एथेनॉल दिक्कतें खड़ी करता है और ये उसका उत्पादन बढ़ना है, और सेकेंड जनरेशन एथेनॉल बनाने की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी महंगी है, और जब तक वो सस्ती नहीं होगी तब तक ताबड़तोड़ में लिए गए इस फैसले के तहत भारत में फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल पर जोर दिया जाएगा। और जब तक हम सस्ती तकनीक को हासिल करेंगे तब तक हम अपना बहुत नुकसान
कर चुके हों। यह हमें एक बात समझनी होगी कि जिस तरह से 2022 तक एथेनॉल की पेट्रोल में मिलावट को 10% तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया, जो 2025 में ही 20% हो गया, और एक साल बाद ही हम E100 की बात कर रहे हैं, जबकि सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल जो है वो अभी अपनी शैशव अवस्था में है। ऐसे में 5000 करोड़ लीटर से कहीं ज़्यादा एथेनॉल की ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो कदम उठाए जा सकते हैं, उसमें सबसे बड़ा खतरा गन्ने से सीधा एथेनॉल बनाया जाना है। यानी चीनी मिलें अपना लाभ और मांग को देखते हुए चीनी बनाए बगैर सीधे एथेनॉल का निर्माण कर सकती हैं। इस पर कड़ी निगरानी रखना बेहद ज़रूरी होगा, और वो कितना संभव है ये कहना मुश्किल है। ऐसे में गन्ने के उत्पादन की मांग का बढ़ना और उससे सीधे एथेनॉल का निर्माण पूरे इकोलॉजिकल सिस्टम की धज्जियां उड़ा देगा। देश के 3% क्षेत्र में उगाया जा रहा है गन्ना जब भूमिगत जल पर सीधा असर डाल सकता है, तो सोचिए अगर इसका रकबा बढ़ता है तो सतही और सतह के नीचे की जल की क्या स्थिति होगी, और सरकार उस पर कैसे नियंत्रण कर पाएगी। ऐसे में ये सोचना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि हमारी कौन सी प्यास बढ़ी है। हम गन्ना किसानों को वाकई में लाभ पहुंचा रहे हैं, या जो वो वर्तमान में अपनी उपज से हासिल कर रहे हैं उसे भी हम गर्त में डालने जा रहे हैं। क्योंकि ये तो तय है कि आने वाले वक्त में पानी की भीषण कमी होने पर उसका सीधा असर पैदावार पर पड़ने वाला है। तब ना गन्ना होगा, ना एथेनॉल होगा, किसान का घर और लोगों की गाड़ियां दोनों कैसे चलेंगी। और पानी के लिए तो क्या ही कहें।